Very good afternoon to you all. I am Aditya, and today we will discuss some important topics of modern Indian history for UPSC Prelims Examination 2025. यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हिस्टोरिक फिगर्स से होते हैं, और आई पिक दिस टॉपिक ऑफ सुभाष चंद्र बोस क्योंकि इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आता है वो अल्टरनेट ईयर पर रिपीट होता है। रिसेंटली हमने यूपीएससी 2024 में जो क्वेश्चन देखा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था, तो आई एम एज्यूमिंग कि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। रिसेंटली 2021 प्रीलिम्स में सुभाष चंद्र बोस की जो आजाद हिंद फौज थी उनके प्रिजनर ऑफ वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। उन्होंने डायरेक्ट नाम दिए थे और क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर क्या होता है कि सर कुछ क्वेश्चन अब यूपीएससी में ऐसा नहीं होता कि हर बार आपसे कंसेप्ट भी पूछा जाएगा, कई बार आपको कुछ फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं जिनका आंसर आप आता है तो आप मार्क करोगे, नहीं आता तो यू विल लूज योर 2 मार्क्स, और नेगेटिव करोगे तो फिर आप नेगेटिव उसमें चले जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि एग्जाम से 45 डेज पहले वी विल हैव टू बी फैक्चुअली करेक्ट, है ना, हमारे पास फैक्ट्स भी रेडी होने चाहिए। तो लेट अस डिस्कस ऑन सुभाष चंद्र बोस। नाउ दिस मैन known as Netaji in India but proved very dangerous for the British Empire. Even लंदन तक इनकी बात पहुंच गई थी। Even Churchill was worried during World War II कि मास मूवमेंट जो इंडिया में हो रहे थे उनसे वेस्टर्न चर्चिल को इतना डर नहीं था जितना सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी से था। सो लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस। नाउ सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं बेसिकली ये इनकी जो बर्थ होती है वो उड़ीसा में होती है जो उस समय बंगाल में था। इनकी बर्थ डेट एंड ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिसेंटली हमने अभी इनकी 128th जो बर्थ सेरेमनी थी वो सेलिब्रेट की थी, बट दैट्स वेरी फैक्चुअल। इनका बर्थ ईयर आप याद रख लेना 1897, राइट। अब सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होते हैं। इनके फादर जानकीनाथ बोस एक बहुत ही बड़े लॉयर थे बंगाल में, जिनको राय बहादुर का टाइटल भी दिया गया था। नाउ दिस टाइटल कैसे मिलता था उस समय, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, ठीक है। तो इनके फादर को उस समय जानकीनाथ बोस को राय बहादुर का टाइटल मिला था, और इनके फादर चाहते थे कि इनका जो बेटा है सुभाष चंद्र बोस, ही मस्ट एनरोल एंड ही मस्ट क्लियर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये 1920 में आईसीएस की एग्जाम क्लियर करते हैं, बट 1921 में ये आईसीएस से रिजाइन कर देते हैं। उसका रीजन क्या था रिजाइन करने का? बिकॉज सुभाष चंद्र बोस बेसिकली एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के पर्सन थे। मैं आपको बताता हूं कैसे कि सुभाष चंद्र बोस अपना स्पिरिचुअल गुरु वो विवेकानंद को मानते थे। इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे सीआर दास, चित्तरंजन दास, राइट। तो ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ अ पॉलिटिकल माइंड, डिप्लोमेटिक माइंड, अ मिलिट्री माइंड एंड अ स्पिरिचुअल माइंडसेट। तो जब ऐसे माइंडसेट का ब्लेंड होता है तो इंसान का गोल छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा गोल हो जाता है। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सर्विसेज इन द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये वापस आते हैं लंदन से, कलकत्ता वापस आते हैं, एंड ये अपना पॉलिटिकल करियर जो होता है स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली 1922 में जब 21-22 में ये वापस आते हैं तो इनकी पहली मीटिंग जो होती है वो सीआर दास से होती है। तो सीआर दास उस समय आपको पता है 1921 और 22 के का जो टाइम था, जस्ट आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था वो खत्म हुआ था, और पूरे इंडिया में एक तरीके से बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि चौरी चौरा जो उस समय कांड हुआ था उस समय पर गांधी जी ने उसको मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, और उस समय सीआर दास जो थे वो इलेक्शंस के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तो सीआर दास ने सीआर दास जो थे इन्होंने इनको अपना सबऑर्डिनेट बनाकर रखा,
जिससे इनके पॉलिटिकल गुरु हो गए। नाउ अब धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिकली इवॉल्व हो रहे हैं और धीरे धीरे कांग्रेस में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। तो अब डायरेक्ट 1938 में ये कांग्रेस के हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड करते हैं। तो जब ये कांग्रेस में थे तब इनकी आइडियोलॉजी एक मिक्स आइडियोलॉजी थी। ये गांधी को भी फॉलो कर रहे थे, ये सीआर दास को भी फॉलो कर रहे थे, बट इनका खुद का भी एक माइंडसेट था। 1938 से पहले ये राजस्थान में विजिट करते हैं और राजस्थान में सीकर और जोधपुर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये राजस्थान में सीकर और जोधपुर जाते हैं, वहां देखते हैं कि वो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में नहीं आ रहे थे, ये प्रिंसली स्टेट्स से, और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर में जो वहां की पब्लिक थी, वहां की जनता थी, वो काफी परेशान थी क्योंकि राजाओं का रूल था एंड राजा और बेसिकली ब्रिटिश का जो नेक्सस था उससे वहां की जनता परेशान थी। और इससे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो ये थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मास मूवमेंट कर रहे हैं, वो ब्रिटिश इंडिया के लिए कर रहे हैं। प्रिंसली स्टेट्स के को हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां की जनता सेल्फ अवेयर हो और फिर ब्रिटिश इंडिया से जुड़े। नाउ 1938 में जब ये हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड करते हैं तो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं, नॉट ओनली ब्रिटिश इंडिया बट ऑल्सो द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स आर आर कंसर्न, हमें इनको भी देखना पड़ेगा, विच वॉज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो होती है वो थोड़ा सा कंसर्न हो जाती है कि दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोस, क्योंकि बोस को हरिपुरा सेशन को प्रिसाइड कराने के लिए गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, नेहरू जी ने भी सपोर्ट किया था उस समय। नाउ अब त्रिपुरी सेशन होता है, दिस बिकेम अ कंट्रोवर्शियल सेशन बिकॉज बोस अपनी आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना चाहते हैं। और यहां पर जब वापस इलेक्शंस होते हैं तो एक साइड आपके बोस होते हैं और एक बार गांधी जी के जो पसंदीदा उम्मीदवार होते हैं, जो पसंदीदा डेलीगेट होते हैं, पट्टाभी सीतारामैया, दोनों के बीच में इलेक्शन होता है और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। यहां पर गांधी जी बोल देते हैं कि मेरे जो उम्मीदवार सीतारामैया की हार है वो मेरी खुद की पर्सनल हार है, एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। एक फैक्ट ये भी आता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होती है सुभाष चंद्र बोस से एंड ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन, राइट। तो अब यहां पर जब ये रिजाइन करेंगे तो पर्सन रिजाइन कर रहा है, आइडियोलॉजी रिजाइन नहीं कर रही है। आइडियोलॉजी तो आगे जाएगी ही जाएगी, राइट। और आइडियोलॉजी बहुत क्लियर थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और यहां पर सुभाष चंद्र बोस को क्लियर हो जाता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू लिबरेट इंडिया। और 1939 में ये एक लेफ्ट आइडियोलॉजी का फॉरवर्ड ब्लॉक, इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, इसको एस्टेब्लिश कर देते हैं। नाउ दिस आइडियोलॉजी वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश माइंडसेट, द आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश, द आइडियोलॉजी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको इनके ही घर में नजरबंद कर देती है सुभाष चंद्र बोस को। वहां से सुभाष चंद्र बोस बाहर निकलते हैं कि इंडिया में रहकर अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे इंडिया से बाहर जाकर के ही फॉरेन अलायंसेस बनानी पड़ेगी। माइंडसेट ये था कि एक मिलिट्री फोर्स बनाई जाए और डायरेक्ट ब्रिटिश जो कॉलोनी इंडिया है उसको कॉन्क्वेस्ट में जीता जाए। अब वो हो कैसे रहा है, इनको भी इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, चीज एक दिन में नहीं हुई। बोस कैलकाटा से निकलते हैं, वहां से जाते हैं अफगानिस्तान। वहां पर अफगानिस्तान पर उस समय पर कंप्लीटली डोमिनेंस ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज का था। तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये चकमा देते हैं और वहां से निकलते हैं रशिया। बट इनको ये पता लगता है उस समय कि रशिया इज सपोर्टिंग ब्रिटिश फोर्सेस एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन द वर्ल्ड वॉर 2। तो तुरंत इन्हें रशिया से जर्मनी आना पड़ता है। तो जब ये नाजी जर्मनी पहुंचते हैं 1941 में, तो वहां पर एक फ्री इंडिया सेंटर बना देते हैं। फ्री इंडिया सेंटर क्यों बनाते हैं? बेसिकली वहां पर इनको जर्मन आर्मी के जो इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर मिलते हैं, जिन्होंने जर्मन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। एक मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देता हूं कि जब जर्मन आर्मी ट्यूनीशिया में लड़ रही थी,
तो ट्यूनीशिया में एक साइड जर्मन्स थे और एक साइड ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तो यहां से इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, और उनको जर्मनी के बर्लिन में लेकर गए थे। और अब बेसिकली वो प्रिजनर ऑफ वॉर है तो उनको भी अपने घर जाना है वापस। तो यहां पर एक सबऑर्डिनेट होते हैं पहले से ही सुभाष चंद्र बोस के, जिसका नाम होता है आबिद हुसैन। ये उनकी हेल्प कर रहे थे वहां से निकलने में ऑफिशियली। अब सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलते हैं और इनको मोटिवेट करते हैं कि क्यों ना हम वापस से ही रीयूनाइट होकर के, आर्म्ड होकर के इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाएं। और इसकी वैलिडिटी मैं आपको हिटलर से दिलवा दूंगा कि वो आपको रवाना करें इंडिया के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस। तो इसके तहत ये फ्री इंडिया सेंटर जो होता है उसको फाउंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अब जो है आपका फ्री इंडिया सेंटर भी बन गया है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब हिटलर से सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो हिटलर इनको सजेस्ट करता है कि आप जापान जाइए, जापान में और भी इंडियंस हैं जो एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर काम कर रहे हैं। एंड हिटलर इनको सजेस्ट करते हैं कि आप यू बोट से जाइए। तो आबिद हुसैन के साथ ही यू बोट से जाते हैं। और जब फाइनली जापान जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मिलते हैं, जनरल मोहन सिंह, एंड ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आजाद हिंद फौज, राइट। जब आजाद हिंद फौज बेसिकली यहां पर फाउंड होती है जनरल मोहन सिंह के द्वारा, तो जनरल मोहन सिंह को भी ये पता होता है, ही केम टू नो कि सुभाष चंद्र बोस इज अराइविंग। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस आते हैं वो आजाद हिंद फौज की पूरी लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर देते हैं इन जापान। नेक्स्ट, यहां पर जब जापानीज आर्मी बैक करती है आजाद हिंद फौज को, तब ये एडवांस लेते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट और अंडमान निकोबार, आपका मलाया, कोहिमा, इन जगहों को कैप्चर कर लेते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी आईएनए की 3 फाइटिंग ब्रिगेड्स होती हैं। एक होती है आपकी नेहरू ब्रिगेड, एक होती है आपकी गांधी ब्रिगेड, और एक होती है आपकी आजाद ब्रिगेड। ये 3 ब्रिगेड्स होती है। और एक सेपरेट ब्रिगेड यहां पर विमेन के लिए भी होती है, रानी झांसी ब्रिगेड। रानी झांसी ब्रिगेड की जो लीडर होती है वो लक्ष्मी सहगल थी। लक्ष्मी सहगल मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। लक्ष्मी सहगल, कभी आप गूगल पे इनके बारे में अलग से पढ़ना, लक्ष्मी सहगल। शी डाइड इन 2012, आई थिंक 2012 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है। 1943 में यहां पर ये सिंगापुर तक आते हैं और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं। एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लेते हैं। दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्होंने यहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी आफ्टर एडवांसिंग इन वर्ल्ड वॉर 2, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे वो बांटे गए। एक पोर्टफोलियो फाइनेंस का एचसी चैटर्जी को दिया गया, ब्रॉडकास्ट का एमए अय्यर को दिया गया, और विमेन अफेयर्स का लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया था। लक्ष्मी स्वामीनाथन, नॉट लक्ष्मी सहगल। ठीक है, इसमें कंफ्यूज कर सकता है। तो यहां से एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। लेट अस सपोज कि ब्रॉडकास्टिंग का जो पोर्टफोलियो था वो किसको दिया गया था? एमए अय्यर के लिए। ब्रॉडकास्टिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आईएनए इंडियंस तक तो अपना मैसेज पहुंचाए रेडियो के थ्रू कि वी आर कमिंग टू लिबरेट यू। तो उसके लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विस तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको फाइनेंसेस चाहिए वॉर को सस्टेन करने के लिए। कोई भी वॉर बिना फाइनेंसेस के सस्टेन नहीं हो सकता। तो पोर्टफोलियो तो उन्होंने बांट दिया। तीसरा आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन नेशनल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस, इनकी जो गवर्नमेंट की टाइप थी वो क्या थी? जनरली हम 2 तरह की गवर्नमेंट पढ़ते हैं, एक प्रेसिडेंशियल होती है और एक आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो यहां पर जो ये गवर्नमेंट थी ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट, अब बेसिकली आईएनए का जो नेचर है वो क्या है? इट इज इंडियन नेशनल आर्मी।
इट्स अ लैंड बेस्ड फोर्स। तो ऑब्वियसली इनको सड़क के रास्ते से ही, मैदान के रास्ते से ही, माउंटेन पासेस के थ्रू ही निकलना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा। सो फॉर दैट पर्पस दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर रंगून इन 1944 एंड नाउ यहां पर अपनी रेडियो सर्विस के थ्रू रंगून में गांधी जी को फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो दिस बहुत ही आसान सा मेरे हिसाब से फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पर आपको एडवांस में बताना जिससे आपके डॉट्स जो है वो कनेक्ट होते रहे। नाउ अब इंडियन नेशनल आर्मी बर्मा बॉर्डर को क्रॉस करेगी और यहां पर ये कोहिमा एंड इम्फाल तक आ जाएगी। कोहिमा को तो सर इन्होंने पूरा ही कैप्चर कर लिया था, बट इम्फाल को ये पूरा कैप्चर नहीं कर पाए थे। उसका रीजन नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। रीजन ये था कि ये जो आपने एडवांसेस जो किए कोहिमा और इम्फाल में, इम्फाल वाज नॉट कंप्लीटली कैप्चर्ड, इनको आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। सस्टेन क्यों नहीं कर पाए? उसका सर रीजन ये था कि एक तो वहां पे हैवी मानसून था। जब मानसून तेजी से आपके रिवर्स आएंगी तो आपका बेसिकली जो पैदल जो इन्फेंट्री है वो आगे नहीं बढ़ पाती। इनके पास कोई ऐसे व्हीकल्स नहीं थे कि इनके पास टैंक थी, आर्टिलरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज एन इन्फेंट्री फोर्स, पैदल सेना थी, इन्फेंट्री थी। तो ऑब्वियसली वो हैवी मानसून में आगे नहीं बढ़ेगी एंड ब्रिटिश विल यूज देयर एयरफोर्स अगेंस्ट देम, तो इनको कैजुअलिटीज तो होगी होगी। ठीक है, नाउ दूसरी चीज कि जापानीज पे इनको बहुत भरोसा था कि जापानीज विल गिव अस सप्लाईज, बट जापानीज का प्लान थोड़ा सा उस समय अलग था। जापानीज इनको मेडिकल सप्लाई भी नहीं दे पाए थे उस टाइम। तो मोस्ट ऑफ दी जो सोल्जर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो बदलते हुए सीजन की वजह से और अगर आप थोड़ा सा इसको गूगल करके पढ़ोगे तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, स्पेशली अगर आप देखोगे बांग्लादेश जो एरिया, वो तो ईस्टर्न साइड में आ जाता है। बेसिकली इट इज फेमस फॉर पॉइजनस मॉस्किटोज। तो उन मॉस्किटो की वजह से भी, मॉस्किटो बाइट की वजह से भी यहाँ फौजियों को काफी प्रॉब्लम हुई थी, काफी बीमारी यहाँ फैली थी, तो फोर्स इतनी यहाँ पर सस्टेन कर नहीं पाए थे। कंक्लूजन इज दिस कि फोर्स सस्टेन हो नहीं पा रही है। और यहां पर जब एक पॉइंट और मैं आपको ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा इसको आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूं। हमारी जो फोर्स है इंडियन नेशनल आर्मी की, ये कोहिमा आ गई, इम्फाल आ गई, सस्टेन हो नहीं पा रही है। रीजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा, हम हैवीली डिपेंडेंट हो गए थे जापानीज सप्लाईज पे। जापानीज सप्लाई क्यों नहीं कर पाए? जापानीज सप्लाई इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि जापान ने उस टाइम एक मिस एडवेंचर किया था, और वो था पर्ल हार्बर का अटैक। जापान ने अपने सारे जो एडवांसेस थे, जो भी रिसोर्सेस थे, वो पर्ल हार्बर पर अटैक करने में लगा दिए थे अमेरिका में। एंड नाउ जब अमेरिका इस वॉर में इतना हैवीली इंडल्ज नहीं था, उन्होंने रिटेलिएट किया, उन्होंने एटॉमिक अटैक किया। और एटॉमिक अटैक से पहले भी जो अमेरिका की नेवी थी, उन्होंने काफी एडवांसेस ले लिए थे जापानीज नेवी के अगेंस्ट। तो दिस वाज द रीजन ऑफ पुअर सप्लाई। नाउ जब ये सारी चीजें हो जाती है, जापान पे बॉम्ब गिर जाता है, तो इंडियन नेशनल आर्मी की सप्लाईज पूरी तरह से कट जाती है और 12,000 इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स जो होते हैं उनको प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया जाता है। क्योंकि ब्रिटिश के लिए पे एक अब बहुत बड़ा, कह लो कि आप एडवांटेज हो गया, उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि अब उनको जापानीज रेजिस्टेंस का सामना ही नहीं करना। वो फ्री हैं अपनी पूरी फोर्स का प्रोजेक्शन करने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर, राइट। यहाँ पर बोस जो होते हैं 1945 में एक बहुत अच्छा काम करते हैं, ये आईएनए को डिसबैन कर देते हैं। बंद कर देते हैं। बोस ऐसे लीडर्स नहीं थे कि इनकी फौज के जो है बेसिकली लोग मर रहे हैं और बॉस भाग गए, ऐसे नहीं थे। उन्होंने प्रॉपर वे में सारे सोल्जर्स को रिलीव किया। लक्ष्मी सहगल की कमांडर में की लीडरशिप में जो भी इनका फीमेल कंटिजेंट था उनको सुरक्षित पहुंचाया। और खुद जो थे ताइवान के लिए जब जा रहे थे 1945 में, जिसको उस समय चाइनीज ताइपे भी बोलते थे, तब बेसिकली इनकी एक एयरक्राफ्ट क्रैश में डेथ हो जाती है। ही गॉट मार्टर्ड। अब दिस इज अ मैटर ऑफ डिबेट कि बेसिकली सुभाष बोस जो थे उनकी डेथ कैसे हुई थी, विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो,
ये पढ़ के जाना, आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन जो इसमें से, दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि ये गवर्नमेंट जो थी यहाँ पर जो बनाई थी, उसकी फॉर्म क्या थी? उसकी फॉर्म थी प्रेसिडेंशियल। आप लिख लेना, अगर ये देख रहे हो कॉपी में लिख लेना, या फिर कहीं पर भी आप याद रखना, सुन के प्रेसिडेंशियल फॉर्म थी। तीसरा एक चीज इंपॉर्टेंट कि इसमें क्वेश्चन कैसे आया था सीएससी 2021 में प्रीलिम्स में, 3 ऑफिसर्स, एक का नाम था शाहनवाज खान, एक का नाम था प्रेम सहगल, और एक का नाम था गुरबख्श सिंह। इन तीनों के नाम दिए थे, और आई थिंक इन तीनों के नाम, इनके नाम से क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर थे, प्रिजनर ऑफ वॉर थे इंडियन नेशनल आर्मी के। और सर इनके अगेंस्ट केस चलाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये तीनों हमने पकड़े हैं, नाउ वी विल एग्जीक्यूट देम, इनको हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे, इनको हम फांसी पे लटकाएंगे, वी विल सेट एन एग्जांपल। क्योंकि चर्चिल वाज वेरी क्लियर विद हिज एजेंडा कि आईएनए एक बार डिसबैन हो गई, अब इनके जो सोल्जर्स हैं, इनके जो अदर रैंक्स हैं, और इनके जो ऑफिसर्स हैं जो वहां पर सर्विस जिन्होंने दी थी, उनको ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि इंडिया में फिर कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे। तो नाउ अब आप ये देख रहे हो कि ये 3 लोग हैं जिनको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है, इनका केस लड़ा था 3 लोगों ने। वो नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो 3 नाम थे आपके जिन्होंने इनको डिफेंड किया था। जिन 3 लॉयर्स ने इनको डिफेंड किया था, उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो बहुत फेमस नाम थे उस टाइम के, जवाहरलाल नेहरू जी, एक थे भूला भाई देसाई, और एक थे हमारे तेज बहादुर सप्रू। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ने इनको डिफेंड किया था। जनरली हम जब भी यूपीएससी के ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं तो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस वाज द रिलेटेड पीवाईक्यू फैक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा पोर्टफोलियोज मैंने आपको बताया, इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारा जो गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म हुई थी सिंगापुर में, ये एक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सुभाष चंद्र बोस, वी हैव डिस्कस्ड इट। एंड आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो अपनी बुक से, या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम फैक्ट्स आपको दे दिए। थैंक यू।